नमस्कार दोस्तों, मैं लालजी कुमार जेनेक्स एजुकेशन पे आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि अभी हम लोग का पंचवर्षीय योजना का वीडियो आया था और आप लोगों ने काफी अच्छा उसको सराहा है। इसी तरह से हम लोगों के काम को सराहते रहिए ताकि आगे हमें और काम करने की प्रेरणा मिले। ज्यादा से ज्यादा चैनल को प्यार दीजिए। और इसी कड़ी में इकोनॉमिक्स और अर्थव्यवस्था का दूसरा एक महत्वपूर्ण वीडियो लेते हुए गरीबी निर्धनता पॉवर्टी, आज हम इस पे बात करेंगे। सबसे पहली बात क्या होती है कि जब आप नॉर्मली इकोनॉमिक्स से कुछ चीजों को शुरू करते हो तो देखने में लगता है कि चलो इसको क्या पढ़ना है, हो ही जाएगा, कर ही लेंगे। लेकिन जब आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हो तो आप देखते हो कि इसके लिए आपको शुरू में एक नॉर्मल हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सारी चीजें आती रहती है। कुछ ऐसे कीवर्ड होते हैं या की चैप्टर होते हैं जो आपको शुरू से ही 1, 2, 4 मार्क का डिफरेंस लाते हैं। और वो होता है कि आप छोटी छोटी चीजों को किस तरह से अपने आप में आत्मसात करते हो और उस चीज को समझने की कोशिश करते हो कि आखिर ऐसी कौन सी चीजें हैं जिसको करने से हम 1, 2, 4 नंबर आगे बढ़ सकते हैं। तो उसी तरह से गरीबी एक ऐसा चैप्टर है जो लोग देखते भी हैं, पढ़ते भी हैं, छोड़ भी देते हैं जनरली। लेकिन आज हम लोग जो पढ़ेंगे उसको अच्छे से पढ़ेंगे, जो कि एग्जाम ओरिएंटेड होगा कि किस तरह से एक गरीबी की अवधारणा, जो कि देखने में तो हम सबके नजदीक ही लगती है, लेकिन अगर कभी एग्जाम में आता है तो अच्छे से क्वेश्चन गलत करवा के चला जाता है। तो इसलिए आज हम लोग कॉन्सेप्चुअली, फैक्चुअली अच्छे से इसको देखेंगे कि आखिर किस तरह से यह हमारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। हम अपकमिंग एग्जाम बीपीएससी, सीडीपीओ और उसके बाद जो बिहार एसएससी, दरोगा और ग्रुप डी तक को कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि गरीबी क्या होता है। ठीक है, गरीबी, निर्धनता, पॉवर्टी जो है, आखिर ऐसा कौन सा दशा है जिसको हम लोग गरीबी कहते हैं। तो किसी सामान्य मनुष्य के जिंदगी में भोजन, घर, स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वच्छता आदि इन सब चीजों की जब कमी होती है या इन सब चीजों की वो पूर्ति नहीं कर पाता है तो ऐसी दशा को हम लोग गरीब कहते हैं। जैसे आप सामान्य अपने गांव में रहते हो या शहर में रहते हो तो कुछ घर ऐसे होंगे जिनको कि गरीब बोला जाता है। उनके पास बेसिक नीड नहीं होता है कि अगर बेसिक नीड की वस्तुएं नहीं होती है कि अगर वो बीमार पड़ जाए तो उनको पता नहीं चलेगा कि हमको मतलब अब कहाँ से दवाई आएगा, क्या आएगा। और बेसिकली वो पूरी तरह से सरकार या समाज पे निर्भर रहते हैं क्योंकि अपने जीवन की मूलभूत आवश्यकता वो अपने कमाई से पूर्ति नहीं कर पाते हैं। तो उसी को जनरली हम लोग गरीब कहते हैं कि जो अपनी जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं को खुद से पूर्ति नहीं कर पाता है उसे हम लोग गरीब कहते हैं। गरीब दो तरह के समाज में होंगे, एक होता है निरपेक्ष गरीबी, एब्सोल्यूट पॉवर्टी, और एक होता है सापेक्षिक गरीबी। सापेक्षिक गरीबी का जो मतलब है वो हम लोग समझेंगे और निरपेक्ष गरीबी को हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग निरपेक्ष या एब्सोल्यूट गरीबी को देखते हैं कि मानिए आपके आसपास किसी को भोजन नहीं मिल रहा हो पूरी तरह से, घर नहीं हो, स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव हो, शिक्षा की कोई समुचित व्यवस्था नहीं हो, स्वच्छता नहीं हो। इन पैमाने पर जब हम लोग जनसंख्या को देखते हैं तो उसी को हम लोग बोलते हैं निरपेक्ष गरीबी, कि हमने कुछ चीजों को तय कर दिया है कि कुछ चीजें इसकी रेखा में आते हैं। अगर कोई व्यक्ति उसको नहीं पूरा कर पाता है या फुलफिल नहीं कर पाता है तो वो व्यक्ति गरीब माना जाएगा। और एक तरह से होता है कि इसीलिए इसको हेड काउंट विधि कहते हैं कि जितने लोग इसके अंदर हैं उसको हम लोग काउंट कर लेंगे और गिन लेंगे। तो इसीलिए एक तरह से एक लाइन जो होता है ना, हम लोग बोलते हैं भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण, कि जैसे हम लोग निर्धारित कर लेते हैं कि किसी की आय 1000 रुपया से कम है मासिक या ये है। इसी तरह से बहुत सारे प्रयास योजना आयोग द्वारा किए गए, वर्तमान में नीति आयोग ने भी इस संदर्भ में कार्य किया है। तो इन सब चीजों को हम काउंट कर लेते हैं कि आखिर कितने ऐसे लोग हैं जो बेसिक नीड नहीं पूरा कर पाते हैं, और एक तरह से रेखा खींच लेते हैं कि ऐसे कितने लोग हैं जो इस रेखा के अंदर हैं और ऐसे कितने लोग हैं जो अपनी बेसिक नीड को पूरा कर पाते हैं। अभी वर्तमान में भारत में 21.9% लोग जो है गरीबी रेखा के आसपास बिलोंग करते हैं, गरीबी रेखा से बिलो द पॉवर्टी लाइन बिलोंग करते हैं। तो हेड काउंट विधि आप समझ गए होंगे कि कितने लोग इसके नीचे हैं उसको काउंट कर लेना है।
तो इसको हम लोग हेड काउंट विधि कहते हैं। और एक पूछता है कि सेन का सूचकांक किससे संबंधित है, तो सेन का सूचकांक जो है गरीबी से संबंधित है। अमर्त्य सेन ने इसी हेड काउंट के जगह पर कुछ अन्य चीजों को समावेश करते हुए अमर्त्य सेन का निर्धनता सूचकांक जारी किया था। तो इसी को हम लोग सेन का गरीबी सूचकांक कहते हैं, जो मूलतः जो है बेसिक नीड पे व्यक्ति की पहुंच कितनी है या किस ढंग से व्यक्ति जो है पहुंच पाता है या नहीं पहुंच पाता है, उसी को देखते हुए हम निर्धारित करते हैं कि कोई व्यक्ति कितना गरीब है या कोई व्यक्ति कितना अमीर है। और इसी आधार पे हम लोग गरीबी रेखा का निर्धारण करते हैं, उनको काउंट करते हैं। तो कभी भी आपसे पूछे कि निरपेक्ष गरीबी क्या होता है या निरपेक्ष गरीबी का दूसरा नाम हेड काउंट विधि या सेन का गरीबी सूचकांक भी हम लोग कह सकते हैं कि कितने प्रतिशत लोग बेसिक नीड को पूरा नहीं कर पाते हैं। अब हम लोग आते हैं जो सोसाइटी की चीजें होती है कि समाज के औसत व्यक्ति के तुलना में, ठीक है। आप सपोज कीजिए कि कोई एक गांव है या कोई एक मोहल्ला है, वहां 10 घर है और 10 घर के पास 8 के पास काफी सारी बुनियादी सुविधाएं हैं। वो अच्छे, उनके बच्चे अच्छा शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, अच्छा स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ ले रहे हैं और अच्छा जो है घर है या और अच्छा खाना खा रहे हैं। इन सब चीजों में 8 घर कमोबेश एक ही है, 8 घर कमोबेश एक ही है। सिर्फ 2 घर ऐसे हैं जो इनकी तुलना में जो है उन चीजों को बेहतर ढंग से नहीं कर पा रहे हैं। तो इसी को हम लोग कहेंगे कि 2 व्यक्ति इस समाज की तुलना में सापेक्ष रूप से ज्यादा गरीब है। तो मतलब जब हम 2 व्यक्तियों, 2 समाज या कुछ व्यक्तियों, कुछ समाज के बीच में तुलना करते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं कि वो सापेक्षिक गरीबी है या रिलेटिव पॉवर्टी है। आप सपोज कीजिए कि अगर कोई बड़ा आदमी आपके गांव में हो, पूरा एकदम ढंग से सारा ठाट बाट से रहता और हम बोलते हैं कि कितना भी बड़ा हो जाए तो वो अंबानी नहीं हो जाएगा, अडानी नहीं हो जाएगा और उद्योगपति जो है वो नहीं हो जाए, क्योंकि उसके सापेक्ष में वो छोटा है, कि उसका हैसियत बड़ा है। तो जो गरीबी, सापेक्षिक गरीबी मतलब कि एक कंपैरिजन के दौरान हम लोग देखते हैं, जैसे दोस्त यार में भी होता है कि बोलते हैं अरे कहाँ हम तुमसे ज्यादा गरीब हैं, तुम हमसे ज्यादा अमीर हो। तो ये जो होता है कि तुलना करके जो हम देखते हैं कि आखिर किसके पास ज्यादा सुविधाएं हैं और किसके पास बेहतर मूलभूत सुविधाएं हैं, उसके आधार पे हम लोग जो समाज की औसत व्यक्ति की तुलना में देखते हैं तो उसको हम लोग ये 2 व्यक्तियों के बीच में देखते हैं, सापेक्षिक गरीबी रिलेटिव पॉवर्टी कहते हैं। वर्ल्ड बैंक जो है प्रारंभ में बोला कि $1 प्रति व्यक्ति प्रतिदिन जो कमाएगा उसको हम लोग गरीब मानेंगे। इसको 2008 में जो है $1.25 कर दिया, 2015 में इसको $1.9 प्रति व्यक्ति प्रतिदिन किया और वर्तमान में वर्ल्ड बैंक के द्वारा जो है माना गया कि $2.15 या 167 रुपया जो कमाता है उसको हम लोग गरीब नहीं मानते हैं, या उससे नीचे जो है वो चरम गरीबी में है या वो गरीब है। तो इस तरह से अगर कभी बोले कि वर्ल्ड बैंक के अनुसार आखिर कितना कमाने वाला व्यक्ति गरीब नहीं है, तो $2.15 कमाने वाला व्यक्ति गरीब नहीं है और उससे नीचे कमाने वाला व्यक्ति गरीब माना जाता है। तो इस तरह से वर्ल्ड बैंक के अनुसार इतना है और हमारा जो अभी इंडिया में चल रहा है वो निरपेक्ष गरीबी के आधार पर गरीबी का मापन किया जाता है। तो आप समझिए कि समाज में जो है संपन्नता और विपन्नता 2 वर्ग होते हैं, एक गरीबी होता है और एक में समृद्धि आती है। तो एक लोक कल्याणकारी जो अपना देश है, हमारे देश के प्रेम्बल में कहा गया है कि भारत का सरकार सभी को समान रूप से आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक उन्नति के लिए काम करेगा और एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना का प्रयास करेगा। लोक कल्याण कब होगा? जब लोगों को जीवन की सारी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हो। तो आप लोग देखते होंगे कि जब भी इलेक्शन होते हैं या किसी भी सरकार का गठन होता है तो गरीब जो है हमेशा एक जो होता है कि केंद्र में होता है, कि उसको देख के लोग बोलता है कि नहीं हम गरीब के लिए योजनाएं लाएंगे। तो एक तरह से गरीबों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाना किसी भी सरकार का प्राथमिक काम होता है। जैसा कि हम लोग देखें कि अभी जो है 5वीं पंचवर्षीय योजना में हम लोग पढ़े थे कि नारा दिया गया था गरीबी हटाओ। इस संदर्भ में हम गरीबी और बेरोजगारी के बेसिक कॉन्सेप्ट के बाद हम लोग एक वीडियो डालेंगे जिसमें हम लोग देखेंगे कि आखिर आजादी के बाद तक
जितने भी प्रयास किए गए हैं योजना के लेवल पे, अन्य लेवल पे, आखिर गरीबी को हटाने के लिए, बेरोजगारी को खत्म करने के लिए दोनों का सम्मिलित प्रयास हम लोग देखेंगे कि सरकार के द्वारा, समाज के द्वारा या वर्ल्ड बैंक के द्वारा या अन्य संस्थाओं द्वारा किस ढंग से प्रयास किया गया, उसको हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं निर्धनता गरीबी के संदर्भ में हम लोगों ने बात की एक बेसिक चीज। तो आप लोगों में जिसको इसका स्क्रीनशॉट लेना है ले सकते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने देखा था कि गरीबी के जो प्रकार थे और गरीबी के बारे में कुछ बेसिक नॉलेज। अब हम लोग जो एग्जाम का जो एक हर एग्जाम का बेसिक जो मेन पॉइंट होता है, जहां से क्वेश्चन लगातार पूछे जाते हैं, वो होता है कमिटी का गठन कब किया गया, कैसे किया गया, क्यों किया गया। जैसा कि आपको पता था कि भारत की आजादी, पता ही होगा, भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ। उसके बाद जो है भारत में गरीब लोगों के कल्याण के लिए, खासकर वो लोग जो विकास के दौर में पिछड़े रह गए, तो उनको आगे लाने के लिए, आखिर किसी भी चीज को, समस्या को खत्म करने के लिए उसकी पहचान करना बहुत जरूरी होता है। तो इसीलिए गरीबी को खत्म करने के लिए, गरीबों को पहचान करके हम देखें कि हमारे पास पहले कितने लोग हैं जो गरीबी रेखा से नीचे हैं, किस प्रकार का योजना होगा या क्या हम लोग का प्लानिंग होगा। तो वो तभी होगा जब हमारे पास एक सफिशिएंट और जो है एक प्रमाणिक डाटा होगा, जिसके माध्यम से हम सोच सके कि हमारे देश के इतने लोग गरीब हैं एवं हम लोगों को उतने लोगों के लिए बेसिक नीड की चीजें एवं अन्य कल्याणकारी योजनाओं को चलाना है। तो सबसे पहले हम गरीबी मापन के प्रयास को देखेंगे कि आखिर आजादी के बाद कैसे गरीबी मापन के प्रयास किए गए हैं। तो आपको हम बता दें कि आप लोग को पता होगा दादा भाई नौरोजी का नाम। तो उन्होंने सबसे पहले जो उनकी पुस्तक है उसमें द पॉवर्टी इन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में गरीबी मापन का भी प्रयास किया है और बताया है कि कम से कम ऐसे लोगों को गरीब माना जाएगा। तो वो एक संगठित नहीं कर सकते हो, एक प्रयास था कि वो एक उस आजादी के दौर में जो है औपनिवेशिक काल में अपना एक प्रयास किए थे। आजादी के बाद सबसे पहले योजना आयोग जो है उसने नीलकांत दांडेकर और BS का रथ फॉर्मूला समिति का गठन किया। तो हम लोग बोलते हैं दांडेकर रथ समिति, शॉर्ट में दांडेकर रथ समिति। तो इसका जो गठन है 1971 में किया गया और इन्होंने एक पैमाना दिया कि जो 2250 कैलोरी, ठीक है, पर डे बर्न करते हैं या जिनको इतना मिल पाता है भोजन के रूप में, वो चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र के हो या शहरी क्षेत्रों के हो, उनको जो है माना जाता है कि वो व्यक्ति जो है गरीब नहीं है। तो सबसे पहले इसमें याद करने के लिए जरूरी है नील दांडेकर और BS रथ फॉर्मूला 1971 में, जिन्होंने 2250 प्रतिदिन प्रति व्यक्ति कैलोरी निर्धारित किया गया था। और इनकी जो थी ये ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए संयुक्त रूप से था। तो दोनों क्षेत्र के लिए संयुक्त रूप से था, ठीक है। उसके बाद आता है वाई के अलग समिति, 1977 में गठन किया गया था और 1979 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट पेश की। ये क्या किया कि ये बोला चूंकि गांव के लोग जो है ज्यादा श्रम करते हैं, ज्यादा मेहनत करते हैं, तो ये जो है 2400 कैलोरी गांव के लिए और 2100 कैलोरी शहरी क्षेत्रों के लिए प्रतिदिन निर्धारित किया। और इसका जो बेस ईयर था उसको 1960-61 से हम कंपेयर कर रहे थे, तो उसको बदल के 1973-74 कर दिया, ठीक है। 1973-74 कर दिया बेस ईयर को, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि रथ दांडेकर समिति के बाद वाई के अलग समिति ने ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए गरीबी का अलग अलग पैमाना दिया था। उसके बाद आया लकड़वाड़ा समिति, इसको 1989 में गठन किया गया और 1993 में अपनी रिपोर्ट इन्होंने दी। ये क्या किया कि ये बोला कि सभी श्रमिकों के लिए, औद्योगिक श्रमिकों के लिए, कृषि श्रमिकों के लिए, सामान्य लोगों के लिए अलग अलग मूल्य सूचकांक होना चाहिए। तो ये कृषि श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर गरीबी का निर्धारण करने को बोला और औद्योगिक श्रमिकों के लिए औद्योगिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर गरीबी निर्धारण का प्रयास किया। और ये लकड़वाड़ा समिति ने एक दो और सुझाव दिए थे कि सभी राज्य जो है उनका गरीबी निर्धारण का फॉर्मूला अलग अलग हो, वो अलग अलग तरीके से
गरीबी निर्धारण करे या और भी चीजें, लेकिन मुख्यतः इनकी जो मांगे मानी गई थी, कृषि श्रमिकों के लिए अलग और औद्योगिक श्रमिकों के लिए अलग उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पेश किया गया था। उसके बाद वर्तमान में 21वीं सदी में तेंदुलकर समिति का गठन योजना आयोग द्वारा किया गया था 2005 में। 2009 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट दी मनमोहन सरकार को, और ये 37.2% लोगों को इन्होंने गरीब माना। ग्रामीण क्षेत्रों में 1000 रुपया प्रतिदिन प्रति व्यक्ति जो मासिक कमाता है उसको, शहरी क्षेत्रों में उसको इन्होंने गरीब नहीं माना है, और ग्रामीण क्षेत्रों में यही आंकड़ा 816 रुपया प्रति व्यक्ति प्रति मासिक हो जाता है, 27 रुपया पर डे और 33 रुपया पर डे। ठीक है, तो ये था 1000 रुपया मासिक शहरी क्षेत्र में, 816 ग्रामीण क्षेत्र में, और ये 33 रुपया पर डे शहरी क्षेत्रों में और 27 रुपया पर डे ग्रामीण क्षेत्रों में। उसी तरह से उसके बाद जब इस पे काफी विरोध हुआ कि इतना कम में कोई व्यक्ति कैसे जी सकता है, तो इसके बाद 2012 में जो है रंगराजन समिति का गठन किया गया, जो 2014 में अपनी रिपोर्ट दी। ग्रामीण क्षेत्र में इन्होंने 972 रुपया प्रतिदिन प्रति व्यक्ति मासिक और 1460 रुपया प्रति व्यक्ति मासिक शहरी क्षेत्र में इन्होंने निर्धारित किया 46.9 रुपया पर डे और 32.4 रुपया पर डे जो है इसको घोषित किया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये जो है ये पैमाना तेंदुलकर समिति और ये जो है रंगराजन समिति ने निर्धारित किया। ये 5 प्रमुख समितियां हैं जो आपको निश्चित रूप से याद होना चाहिए और डेट के साथ याद होना चाहिए, क्योंकि ये कभी बार पूछा जाता है। तो ये दांडेकर रथ समिति 71, अलग समिति 1979, लकड़वाला समिति 89 में गठन, 93 में रिपोर्ट, तेंदुलकर समिति 2005 में गठित, 2009 में रिपोर्ट, रंगराजन समिति 2012 में गठित, 2014 में रिपोर्ट, AR हाशमी समिति शहरी क्षेत्रों में। और उसके बाद देखिए ये 5 आप जब कर चुके हैं तो 2 और समिति हैं जिनके बारे में आपको जानना जरूरी है। AR हाशिम समिति शहरी क्षेत्र के लिए गरीबी निर्धारण के लिए 2012 में इसको जो है गठित किया गया था, जिन्होंने दिसंबर 2012 में अपनी रिपोर्ट भी दे दी। ठीक है, उसके बाद NC सक्सेना समिति ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी के लिए 2002 में गठित किया गया था। तो अगर आप गरीबी के संदर्भ में एक बेहतर जानकारी रखना चाहते हैं, खासकर एग्जाम ओरिएंटेड, तो आपको जो है गरीबी मापन के जो प्रयास किए गए हैं, खासकर योजना आयोग के द्वारा किया गया है, उसी तरह से 2015 में जो है अभी नीति आयोग द्वारा ठीक है एक प्रयास किया गया है। तो उसके बारे में हम और आगे देखेंगे कि नीति आयोग अभी इस संदर्भ में क्या रणनीति लेके चल रहा है। और गरीबी मापन के जो भी प्रयास है आपको इसको अच्छे से याद करिए, नोट्स बनाइए, और भी कहीं से जानकारी मिल रहा है तो इसमें ऐड ऑन करके जानकारी हासिल करिए। और उसके बाद इसी संदर्भ में जब हम गरीबी और बेरोजगारी का जब हम पढ़ते हैं कि गरीबी के क्या कारण है, गरीबी कैसे दूर किया जा सकता है, किन तथ्यों को हमारे विकास में बाधक है, गरीबी किस प्रकार से बोझ है, तो ये सारा जो कारण होता है, क्योंकि मैं वीडियो को लंबा नहीं खींचना चाहता हूं, क्योंकि ये अभी जो मेरा प्रयास है वो प्री एग्जाम ओरिएंटेड है। तो जब हम मेंस के तरफ जाते हैं तो यही गरीबी जो होता है वो पढ़ने का तरीका बदल जाता है। हम जो है इस गरीबी के कारण, परिणाम, इसको दूर करने के उपाय के तरफ बात करते हैं। तो जब हमारा बीपीएससी मेंस सीरीज वाला वीडियो आएगा तो उसमें हम लोग गरीबी को दूसरे ढंग से पढ़ेंगे। यहाँ हम फैक्चुअली और कॉन्सेप्चुअली करेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से योजना आयोग और भारत सरकार का सम्मिलित प्रयास जो है गरीबी निर्धारण हेतु किया गया। और यहाँ एक चीज है कि रंगराजन समिति के अनुसार 21.9% लोग अभी भारत में गरीब हैं, जो कि वर्तमान में माना जाता है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि कहाँ विश्व में सबसे ज्यादा गरीबी है, कौन सा राज्य सबसे गरीब है, अभी जो है नीति आयोग का क्या प्रयास किया गया है NSSO के संदर्भ में। तो इस तरह के जो भी बातें होंगी गरीबी के संदर्भ में अभी हम आगे इसको कंटिन्यू करेंगे। आप लोग को इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो इसको ले लीजिए। अभी हम लोग देख रहे थे निरपेक्ष गरीबी, सापेक्ष गरीबी, गरीबी क्या होती है, उसके बाद हम लोगों ने भारत सरकार के द्वारा जो प्रयास किए गए गरीबी आकलन के उस संदर्भ में देखे थे। अब हम लोगों को 2 चीजें समझने की जरूरत है, क्योंकि ये 2 चीज काफी ज्यादा पूछा जाता है और इसके बारे में एक बेसिक नॉलेज होना
बहुत ही जरूरी है। तो हम लोगों ने गिनी गुणांक और लॉरेंज गुणांक के संदर्भ में अभी बात करेंगे हम लोग मिलकर। तो सबसे पहले लॉरेंज गुणांक है क्या? तो लॉरेंज गुणांक को मैक्स और लॉरेंज ने 1905 में विकसित किया था। ये विकसित इसीलिए किया गया था कि किसी भी अर्थव्यवस्था में समाज के लोगों के बीच आय एवं संपत्ति के विवरण को जांचने के लिए या पता करने के लिए लॉरेंज वक्र का आविष्कार किया गया था 1905 में मैक्स और लॉरेंज के द्वारा। यहाँ हम देखते हैं कि एक रेखा बनाते हैं जिसमें हम कुल आय का संचयित प्रतिशत, मतलब यहाँ जितना भी आय है उसका संचयित प्रतिशत यहाँ पर हम लोग रख लेते हैं कुल आय प्राप्तकर्ताओं का संचयित प्रतिशत, और यहाँ पे हम लोग रख लेते हैं सी। ठीक है, यहाँ इसका मान 100 है। तो देखिए सबसे पहले एक रेखा हम खींचते हैं जो एकदम बीचों बीच रेखा है, इसको हम लोग बोलते हैं पूर्ण समता रेखा। ये रेखा 45 डिग्री पर खींचा जाता है। तो कई बार आपसे ये क्वेश्चन पूछेगा कि पूर्ण समता रेखा कितने डिग्री पर खींचा जाता है लॉरेंज वक्र के अंतर्गत? तो 45 डिग्री पर खींचा जाता है। तो ये रेखा ये बताता है कि अगर 10% की आय है तो ये 10% लोगों के पास है, अगर ये 50% है तो ये 50% लोगों के पास टोटल आय का वितरण है। मतलब जब तक हम इस समता के अकॉर्डिंग चलेंगे तो आय का वितरण और लोगों के बीच समान आय का वितरण होगा। तो इसीलिए हम लोग इसको पूर्ण समता रेखा कहते हैं। लेकिन क्या ऐसा होता है कि आय का वितरण सभी जगह समान नहीं होता है? तो हम लोग क्या करते हैं कि पूर्ण समता रेखा के नीचे जितनी भी आय विषमता होती है एक लाइन खींचते हैं। तो मानिए ये कंट्री ए हो गया और ये कंट्री बी हो गया, ये कंट्री ए हो गया, ये कंट्री बी हो गया। तो अगर यहाँ हम पूछेंगे कि किस कंट्री में ज्यादा आय असमानता है, तो जैसे ही बी कंट्री का जो कर्व है वो पूर्ण समता रेखा से ज्यादा दूर है, इसका मतलब क्या है कि आय का विषमता बी कंट्री में एक की अपेक्षा ज्यादा लोग हैं। मतलब कि इस रेखा के नीचे कितने लोग हैं जो इस आय वर्ग के नीचे हैं, तो इसी आधार पे हम लोग तय करते हैं और उसी आधार पे निकालते हैं। तो जैसे ही हम लोग देखेंगे कि बी का संचयी ये रेखा दूर है, मतलब बी में आय असमानता ज्यादा है, इसी तरह ए में बी की अपेक्षा कम है तो बी की अपेक्षा ए में आय असमानता कम है। और जैसे जैसे ये रेखा मुड़ता हुआ यहाँ आ जाएगा, मतलब कि आय असमानता एकदम मतलब कम ही नहीं खत्म हो गई, मतलब पूर्ण समता की स्थिति में हम लोग आ गए हैं। इसी तरह से जैसे जैसे ये रेखा दूर होती जाएगी मतलब कि आय विषमता बढ़ती जा रही है। तो इसी का जो है ये लॉरेंज वक्र जो है ये इसी को बताता है कि समाज में आय कितनी बढ़ रही है, आय के बीच असमानता बढ़ रही है या घट रही है। तो इसका एक कमी था कि ये तो बता रहा है कि बढ़ रही है कि घट रही है, लेकिन ये नहीं बता पा रहा था कि आय की असमानता कितनी बढ़ रही है या कितनी घट रही है। मतलब कि ये एक डाटा देता था कि हाँ बढ़ रहा है, हाँ घट रहा है, लेकिन ये बताने में असमर्थ था कि आय की क्षमता कितनी बढ़ रही है असमानता या कितनी घट रही है। तो इसी को दूर करने के लिए 1912 में इटालियन संख्याविद कैनेडो गिनी के द्वारा गिनी गुणांक जो है लाया गया। ये जो है आय के विषमता की माप है। एक तरह से हम अगर नॉर्मल बोलचाल के भाषा में बोले तो आय के विषमता का गणितीय माप को गिनी गुणांक कहते हैं। तो आप मानिए कि एक कंट्री में इस प्रकार की आय असमानता का कर्व है, ठीक है, इसको हम लोग छायांकित कर लेते हैं। ठीक है, ये कर लेते हैं, ये छायांकित कर लेते हैं, ये ए हो गया और इधर वाला बी हो गया। तो सबसे पहले क्या है कि छायांकित क्षेत्र, और ठीक है, तो ये छायांकित क्षेत्र ए हो जाएगा और छायांकित क्षेत्र के नीचे का संपूर्ण क्षेत्रफल ए प्लस बी हो जाएगा। तो इसका जो मान होगा वही बताएगा कि एग्जैक्ट जो है कितना असमानता समाज के लोगों के बीच आय और संपत्ति का है। तो देखिए गिनी गुणांक में जब अधिकतम एक रहेगा, मतलब कि अधिकतम मूल्य एक होता है, अधिकतम मूल्य या अधिकतम वैल्यू कहिए, तो इसका मतलब है कि असमानता बहुत ज्यादा है, हद से ज्यादा है, कि मैक्सिमम लेवल पे है। और यही जो है न्यूनतम मूल्य जो है अगर 0 है तो मतलब यहाँ की पूर्ण समानता की स्थिति है, यहाँ पर पूर्ण समानता
की स्थिति है। तो इसी तरह से हम लोग अधिकतम मूल्य के बराबर और न्यूनतम मूल्य जो है 0 के बराबर। तो इस तरह से इन दोनों को समझने का एक बेसिक सा प्रयास कीजिए कि एकदम इजी है कि सबसे पहले हम लोगों को याद रखना है कि मैक्स और लॉरेंज के द्वारा लॉरेंज कर्व का ये किया गया, तब इसका 1905 ईस्वी में किया गया। इसके द्वारा किसी भी अर्थव्यवस्था में समाज के लोगों के बीच आय के एवं संपत्ति की विषमता को ज्ञात किया जाता है। देखिए, निरपेक्ष समता रेखा मतलब पूर्ण समता रेखा होता है, जिसको हम 45 डिग्री से मापते हैं। समता रेखा से जितना जो है ये कर्व दूर होगा मतलब असमानता बढ़ रही है, जितना नजदीक होगा मतलब असमानता घट रही है। उसी के बाद इसकी गणितीय माप के लिए गिनी गुणांक में प्रयास किया गया है। 1912 में इटालियन संख्याविद कैरेटो गिनी के द्वारा ये लाया गया था। आय के वितरण की विषमता की माप है। तो गिनी गुणांक में छायांकित क्षेत्रफल को देखेंगे, उसके बाद समता रेखा के नीचे पूर्ण क्षेत्रफल को देखेंगे। इसका गिनी गुणांक का 2 मान होता है, मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है, मिनिमम वैल्यू 0 होता है। और अगर मैक्सिमम वैल्यू 1 है किसी का तो ये हो जाएगा अधिकतम असमानता, और अगर मिनिमम वैल्यू 0 हो जाता है, उसका वैल्यू 0 है, तो मतलब क्या, पूर्ण समानता की स्थिति है। तो इस तरह से इस दोनों गुणांक को हम लोग समझ गए हैं। और आगे जो हम लोग प्रयास करेंगे तो अभी जो और आंकड़ागत या कहो कि कॉन्सेप्ट फैक्चुअली जो चीजें हैं गरीबी के संदर्भ में, उसको करते हुए हम लोग इस चैप्टर को खत्म करेंगे। जैसा कि अभी हम लोग देखें कि गरीबी का क्या परिभाषा है, कितने प्रकार की गरीबी होती है, गरीबी के संदर्भ में कौन कौन से प्रयास भारत सरकार द्वारा किए गए होंगे। और अगर आप लोग को थोड़ी बहुत भी इकोनॉमी की समझ होगी तो ये पता होगा कि गरीबी के संबंध में जो भी आंकड़े जारी किए जाते थे, योजना आयोग द्वारा जारी किया जाता था, जो एनएसएसओ के सर्वे पर आधारित होता था। अभी हम लोग देखेंगे कि वर्तमान संदर्भ में भारत में गरीबी का क्या स्तर है या गरीबी आकलन किस तरह से किया जाता है। जैसा कि आपको पता होगा कि 26 मई 2014 को नई सरकार का गठन हुआ, नरेंद्र मोदी के द्वारा जो है एक सरकार का गठन किया गया और पूर्ण बहुमत वाली सरकार थी। तो सबसे पहले उन्होंने एक काम किया कि 15 अगस्त 2014 को घोषणा किया कि हम योजना आयोग के स्थान पे एक नीति आयोग का गठन करेंगे, और नीति आयोग के द्वारा अब जो है गरीबी संबंधी आंकड़े जारी किए जाते हैं। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि नीति आयोग का पहला बार आया है 2021 में गरीबी के संबंध में जो अनुमान है वो देखिए 27 नवंबर 2021 को पहली बार जारी किया गया था। तो जैसे प्रश्न जब पूछे जाते हैं तो आपको उलझाने के लिए इस तरह पूछा जा सकता है कि नीति आयोग ने गरीबी के संदर्भ में राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2021 कब जारी किया था? प्रथम बार। तो प्रथम बार जब भी बोलेगा तो जैसा हम जानते हैं कि एमपीआई जो है पहली बार 2021 में जारी किया गया। तो यहाँ आपको देखना है कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जहां से प्रश्न बन सकते हैं। तो प्रथम बार जो जारी किया गया 2021 में जारी किया गया 27 नवंबर को, और नीति आयोग द्वारा अभी जारी किया गया। पूर्व में ये काम योजना आयोग द्वारा किया जाता था। उसके बाद देखते हैं कि 2015 में नीति आयोग के द्वारा ही अरविंद पनगरिया की अध्यक्षता में 2015 में एक टास्क फोर्स का गठन किया गया था जो गरीबी के संदर्भ में अपने सुझाव देंगे। ये एक वही है कि जैसे हम देखे तेंदुलकर समिति या अन्य समितियों का गठन हुआ, तो इसी तरह से एक टास्क फोर्स का गठन किया गया नीति आयोग के द्वारा अरविंद पनगरिया की अध्यक्षता में 2015 में। तो कभी भी ये क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि कोई भी इंडेक्स या कोई भी सूचकांक हम निकालते हैं तो उसके संदर्भ में कुछ बेसिक चीज होता है कि आखिर वो किस चीज पे आधारित है। तो उस संदर्भ में देखते हैं कि सबसे पहले ये 3 चीजों पे आधारित है: स्वास्थ्य, ठीक है, शिक्षा और जीवन स्तर। ये 3 चीज मेन रूप से 3 आयाम है और 12 संकेतक है, जिसमें स्वच्छता होगा, स्वास्थ्य होगा, शिक्षा तक पहुंच होगा, अच्छा रहन सहन होगा। इस तरह से 12 संकेतक इसके हैं। तो जो भी राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक जारी किया गया 3 आयाम और 12 सूचकांक पे जारी किया गया है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। उसके बाद देखते हैं कि इस एमपीआई 2021 के अनुसार सबसे ज्यादा गरीबी किस राज्य में है?
तो बिहार में 51.9% है। तो ये डाटा आपको, अगर आप बीपीएससी देते हैं, तो जैसा कि पिछले कुछ वर्षों में ट्रेंड रहा है कि कुछ इस तरह का डाटा पूछा जाता है, तो आपको इसको याद रखना चाहिए कि नीति आयोग के एमपीआई इंडेक्स के अनुसार बिहार में 51.91% लोग गरीब हैं। उसके बाद झारखंड का आता है 42.16, उसके बाद उत्तर प्रदेश। और यहाँ अगर पूछ दे कि राज्यों में सबसे गरीब नीति आयोग द्वारा कौन है, तो हम देखते हैं कि नीति आयोग द्वारा सबसे गरीब जो है वो बिहार राज्य है। तो यही एक क्वेश्चन बन सकता है कि नीति आयोग द्वारा सबसे गरीब केंद्र शासित प्रदेश किसको घोषित किया गया है। तो आप याद रखिएगा, दादर नागर हवेली 23.76% लोग यहाँ गरीब हैं। तो ये तो था कि कहाँ सबसे ज्यादा गरीबी है नीति आयोग के वर्तमान आंकड़ों के अनुसार। और उसके बाद देखेंगे कि सबसे ज्यादा गरीबी कहाँ पे है। तो देखिए केरल में 0.71%, मतलब कि 1% से भी कम गरीबी है। तो भविष्य में हो सकता है कि कितने प्रतिशत लोग केरल में गरीब है, इस तरह से भी पूछा जा सकता है। दूसरे स्थान पर पुडुचेरी 1.72% गरीब है। तो देखते हैं कि सबसे ज्यादा गरीबी दादर नगर हवेली में और सबसे ज्यादा गरीबी कब, पुडुचेरी में। तो इस तरह से यूटी में दादर नगर हवेली और पुडुचेरी हम लोगों को याद रखना चाहिए, जबकि यहाँ बिहार और केरल याद रखना चाहिए। उसके बाद लक्षद्वीप, गोवा। एक जिला है केरल का, कोट्टम जिला, ठीक है। कोट्टम जिला इसलिए फेमस है कि यहाँ पे शून्य गरीबी जो है घोषित की गई है, या बिहार भारत का एकमात्र जिला है कोट्टम जिला, जहाँ पे कि केरल में शून्य गरीबी वाला जिला घोषित किया गया है। तो इस जिला का नाम आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद अभी जो कुछ गरीबी के आंकड़े हैं समग्र रूप से भारत में, तो 2011-12 में योजना आयोग द्वारा एनएसएसओ के डाटा के आधार पर निर्धारित किया गया था कि 21.9% लोग गरीब हैं, जबकि वर्तमान में योजना आयोग के आंकड़ों के अनुसार जो माना गया है कि 25% लोग गरीब हैं। वर्ल्ड बैंक ने माना कि 2011 से 19 के बीच गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों की संख्या 12.3% कम हुई है। ये इसलिए माना गया है कि वर्ल्ड बैंक बोला कि अभी 2011 से 18 के बीच में था, ऐसी बहुत सारी चीजें हुई है, खासकर भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में जहां की गरीबी बड़े लेवल पे कम हुई, लगभग आधी हुई है। और भारत के गरीबी क्षेत्रों, गरीब लोगों की संख्या जो है आधी होकर 10.2% हो गई है, ठीक है। और वर्ल्ड बैंक के अनुसार अभी भारत में, टोटल भारत में जो है 12.3% गरीबी कम हुई है। तो ग्रामीण भारत में गरीबी आधी होकर 10.2% रह गई है, और टोटल जो है गरीबी रेखा से नीचे अभी 12.3% आए हैं। इसमें वर्ल्ड बैंक ने एक चीज और बताया है कि कोविड के कारण बहुत से लोग पुनः जो है गरीबी रेखा के नीचे या फिर वही चले गए हैं, या इस संदर्भ में वर्ल्ड बैंक ने चिंता जाहिर की है कि कोविड के बाद लोगों को रोजगार का, शिक्षा का, भोजन का, स्वास्थ्य का, इस सब चीजों का दिक्कत हुआ है। तो अभी तक जो हम लोगों ने एक गरीबी के संदर्भ में, अभी तक आप लोग जैसा भी पढ़ते होंगे गरीबी, उस संदर्भ में हम लोगों के द्वारा जो प्रयास किया गया मेरे द्वारा, तो अभी हम आप लोग से गरीबी की क्या परिभाषा होती है, गरीबी के कितने प्रकार होते हैं, गरीबी के संबंध में जो भी समितियां होती है, और गरीबी के जो वर्तमान आंकड़े हैं योजना आयोग द्वारा, वो हम आप लोगों के सामने रखे हैं। तो ये जो तरीका होता है गरीबी का, जो ये तरीका एग्जाम ओरिएंटेड है, और ये पूरी तरह से पीटी बेस्ड क्वेश्चन इसमें देखा गया है कि कैसे प्री के ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को हम अच्छे तरीके से और कॉन्फिडेंस से हल कर सकते हैं। उसके बाद अगर यही हम गरीबी को देखेंगे मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हमारा पूरा ध्यान जो होगा वो इस पे होगा कि आखिर गरीबी के क्या कारण है, भारत में गरीबी क्यों नहीं कम हो रही है, और उसके बाद भारत सरकार द्वारा जो गरीबी के प्रयास किए गए हैं वो क्या क्या है, और बिहार सरकार में गरीबी द्वारा जो प्रयास किए गए हैं गरीबी कम करने के, वो क्या क्या किए गए हैं। तो वर्तमान में जब ये चैनल हमारा है, एक बहुत ही अच्छा प्रयास है कि हम लोगों के द्वारा कि इसको हम लोग मेंस में कंटिन्यू करेंगे। तो जब गरीबी वाला चैप्टर आएगा तो इसके विविध आयाम को हम लोग देखेंगे। लेकिन यहाँ पे एक चीज छूट जाता है कि जो भारत का 1947 से 2022 तक जो सफर रहा है, इस दौरान कई ऐसे माइलस्टोन हुए हैं जिसने गरीबी और बेरोजगारी पे ऐसी योजनाओं के माध्यम से प्रहार किया है।
जैसे ताजा तरीन उदाहरण समझिए कि योजना आयोग द्वारा जो मतलब प्रयास किए गए हैं भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना शुरू किया गया, मनरेगा शुरू किया गया 2006 में, या अन्य भी प्रयास किए गए हैं। तो हमारा जो प्रयास रहेगा, रोजगार हम इसी तरह से पढ़ेंगे और रोजगार के बाद गरीबी और बेरोजगारी निवारण के लिए जो सरकार द्वारा प्रयास किया गया है उसके संदर्भ में हम जो है एक सारगर्भित जो है योजनाओं का स्वरूप लेकर आएंगे और कोशिश करेंगे कि आपको बेहतर सामग्री उपलब्ध कराया जाए, खासकर वैसी योजनाओं पे जोर रहेगा जो बार बार पूछा जाता है। तो ये अभी हमारा तीसरा टॉपिक था इकोनॉमिक्स का, जो हम आप लोग के सामने लेकर आए हैं। और हम अभी जो भी वीडियो बनाए हैं उसमें आप लोगों ने अच्छा प्यार और सहयोग दिया है, तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और सब्सक्राइब करके हमारा हौसला और बढ़ाइए, ताकि हम इसी तरह से और प्रयास करते रहे और आप लोग के सामने अच्छा वीडियो लेकर आए, जो कि जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, चाहे वो रेलवे से लेके बैंकिंग से लेकर अन्य चीजों के लिए भी, चाहे बीपीएससी हो, सीडीपीओ हो या और भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, इसके लिए काफी उपयोगी रहेगा। तो चैनल के प्रति आप लोग प्यार बनाए रखिए, हम इसी तरह से मेहनत करेंगे, क्योंकि यही जो है आपका प्यार ही हमें हौसला देता है कि हम आगे और मेहनत कर सके। जय